नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कामगार श्रमिक कल्याण आयोग के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इस आयोग के जरिए श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के साथ ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में करीब 15 प्रस्ताव पेश किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो था कामगारों के लिए जो कल्याण बोर्ड बनाया गया है उसके गठन को मंजूरी दी गई है। तो आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ कैबिनेट बैठक की है और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उसमें यूपी माइग्रेशन कमीशन पे मुहर लगी है। योगी सरकार ने कामगार श्रमिक सेवा योजना और रोजगार कल्याण आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब शुरू होगी आयोग के गठन की प्रक्रिया और श्रमिकों के कल्याण योजनाओं के साथ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देगा आयोग। आज करीब 15 प्रस्तावों पे कैबिनेट पेश किएगा और उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब ऐसे में जहां 57 लाख कामगारों को रोजगार देने की बात कही जा रही थी, उसको पूरा करने के लिए आयोग को कानूनी दर्जा देना जरूरी था। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के जरिए इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। अब ये कामगार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और इससे अब प्रक्रिया शुरू होगी, तो इससे सामाजिक सुरक्षा का कवच भी उन कामगारों को मिल सकेगा जो प्रवासी श्रमिक के रूप में उत्तर प्रदेश आए हैं। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर हुई ठगी के मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पड़ताल में एक और समीक्षा अधिकारी समेत सचिवालय के कई अन्य कर्मचारियों का नाम सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा। पशुधन विभाग में ठेके के नाम पे जो ठगी हुई है उसमें गिरफ्तारी के लिए सचिवालय के कई कर्मचारियों के नाम सामने आ रही है। इसमें एक समीक्षा अधिकारी समेत और भी लोग हैं जो पशुधन विभाग में जो 9 करोड़ की ठेकेदारी दिलाने की बात थी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जल्दी ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब खबर ये भी है कि कुछ लोगों को आज पड़ताल में एक समीक्षा अधिकारी समेत सचिवालय कई अन्य कर्मचारियों के नाम आने की संभावना है। आज सचिवालय में पुलिस कर सकती है पूछताछ, ऐसी संभावना है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस आज पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। आरोपियों के साथ देने में फंसे कई आईपीएस अधिकारी से भी पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। यानी जो पशुधन विभाग में जो ठेका दिलाने के नाम पे जो ठगी हुई है उसमें गिरफ्तारी शीघ्र होगी। इसके लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें हैं। कहा गया कि कुछ पत्रकार, कुछ आईपीएस अधिकारी, सचिवालय विभाग के कुछ समीक्षा अधिकारी और एक मंत्री के सगे रिश्तेदार इसमें शामिल हैं। हालांकि जो व्यापारी के साथ ठगी हुई उसके पास जब सभी रास्ते बंद हुए तब इस बात का खुलासा हुआ कि पशुधन विभाग में 9 करोड़ के फर्जी टेंडर का एक बड़ा घपला सामने आया है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उन संस्थाओं को अरबों के ठेके दिए गए हैं जिनकी गर्दन एनआरएचएम घोटाले में फंसी है। बारी अब जल निगम की निर्माण इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज की है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सीएनडीएस को भी 1000 करोड़ से ऊपर के काम दिए गए, जिसमें अब गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को एनआरएचएम योजना में अस्पतालों के निर्माण और साज सज्जा का ठेका बसपा सरकार के दौरान दिया गया था, जिसमें अरबों के घोटाले की कलंक कथा लिखी गई। सीएनडीएस के पूर्व एमडी पीके भूपेश इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे, जिनको सेवा से बर्खास्त तक किया गया था। बाद में यूपी जल निगम के तत्कालीन मुखिया रहे एक आईएएस ने बहाली दी। पूर्व एमडी समेत सीएनडीएस के कई इंजीनियरों को भी एनआरएचएम घोटाले में जेल हुई। अब इसी दागी संस्था सीएनडीएस को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 11 अरब से अधिक के ठेके बांटकर घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की है। लैक्फेड भी एनआरएचएम घोटाले में फंसी संस्था थी। इसके बावजूद इसी योजना में प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह ने लैक्फेड को अरबों के ठेके बांटे थे। न्यूज़ इंडिया के खुलासे के बाद ठेकों की कार्यदायी संस्था लैक्फेड से बदलकर जल निगम को कर दिया गया।
अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में CNDS जैसी दागी संस्था को भी 1000 करोड़ के काम मिले हैं। इससे साफ है कि अफसरों के पास इतने बड़े ठेकों के जरिए करोड़ों का कमीशन भी आ रहा है। जल निगम की निर्माण इकाई CNDS को 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सैकड़ों परियोजनाओं का ठेका प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत दिया गया है, जिसमें से 696 योजनाओं का काम CNDS ने अभी तक पूरा नहीं किया है। सिर्फ यही नहीं, बिना प्रशासकीय विभाग की अनुमति के कुछ जिलों में ठेकों की लागत राशि में वृद्धि के प्रस्ताव भी शासन को भेज दिए गए। CNDS के अफसरों की मनमानी यही नहीं रुकी, बल्कि तमाम जिलों में इस दागी संस्था ने आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या भी कम कर दी। CNDS ने करीब 350 करोड़ के कामों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को अभी तक नहीं भेजा है, जिसके बाद अरबों के ठेकों में गड़बड़ियों की कलई खुलना शुरू हो गई है। शासन ने CNDS को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में दागी संस्थाओं को बेहिसाब ठेके क्यों बांटे जा रहे हैं, इसका जवाब किसी भी अफसर के पास नहीं है। 1000 करोड़ से ऊपर के ठेकों में CNDS के इंजीनियरों ने नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, लेकिन शासन ने जांच के आदेश न देकर सिर्फ नोटिस जारी किया। ये हाल तब है जब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अरबों रुपए के घोटालों के साक्ष्य और शिकायत पर जांच की मांग PMO तक से की गई थी, लेकिन ना ही यूपी सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अभी तक जांच करवाना मुनासिब समझा। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस की दीवार पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। विवादित पोस्टर्स में पोस्टर लगाने वाले का नाम नहीं लिखा है। विवादित पोस्टर के द्वारा CM और कैबिनेट के एक मंत्री के साथ आरोपियों की फोटो को दिखाया गया है। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद पोस्टर तत्काल हटा दिए गए। आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर के मामले में पुलिस के द्वारा कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं शिक्षक भर्ती मामले में सरकार विपक्षियों के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में VVIP गेस्ट हाउस की दीवार पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन 10 विवादित पोस्टरों में पोस्टर लगाने वाले का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया है। इन विवादित पोस्टर में CM योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ आरोपियों की फोटो को भी दिखाया गया है। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद तत्काल पोस्टर हटाए गए, साथ ही पोस्टर लगाने वाले की तलाश भी शुरू हो गई है। पोस्टर में किसी भी पार्टी या नेता का नाम नहीं है। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर मामले में पुलिस के द्वारा कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले की जांच STF कर रही है। शिक्षक भर्ती केस में टॉपर समेत कई आरोपी प्रयागराज में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शिक्षक भर्ती और पशुधन घोटाले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यूपी की भाजपा सरकार में प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी है। प्रदेश की कार्यपालिका के केंद्र के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में हुए घोटाले को लेकर राजधानी लखनऊ में आज विवादित पोस्टर देखने को मिले। इन पोस्टर्स को किसने लगाया, इस बात की अभी जानकारी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि राजधानी लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस पर विवादित पोस्टर लगे हुए हैं, पुलिस ने तुरंत उन पोस्टरों को हटा दिया और पोस्टर लगाने वालों की जांच शुरू कर दी है। आखिर इन पोस्टरों को किसने लगाया? कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जुड़े CBI के एक अलर्ट ने पूरे देश के सभी राज्यों
के प्रशासनिक तंत्र की नींद उड़ा दी है। अलर्ट के मुताबिक एक गैंग ऐसा है जो मेथनॉल से जहरीला सैनिटाइजर बनाकर आपूर्ति कर रहा है। सीबीआई को इसकी सूचना इंटरपोल से मिली है। कोरोना काल में आप जैसे ही किसी दुकान या मकान या फिर दफ्तर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले हाथों को कीटाणु मुक्त करने के लिए सैनिटाइजर ही दिया जाता है। इसके इस्तेमाल के बाद आप कोरोना को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं। जरा ठहरिए जनाब, ये सैनिटाइजर आपकी जान को खतरे में भी डाल सकता है। चौंक गए ना? ये सनसनीखेज खुलासा खुद देश के शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई ने किया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल से मिली खुफिया जानकारी के बाद। इंटरपोल की खुफिया जानकारी कई देशों में बिक रहे जहरीले सैनिटाइजर पर आधारित है। मेथनॉल के जरिए एक गैंग जहरीले सैनिटाइजर की सप्लाई पूरे देश में कर रहा है। सीबीआई ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। हालांकि यूपी में खाद्य और औषधि प्रशासन महकमे के ड्रग कंट्रोलर एके जैन के मुताबिक अभी हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं आई है। हम नकली सैनिटाइजर बनाने वालों के खिलाफ पहले से ही अभियान चला रहे हैं। हमारा विशेष अभियान इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है और उस अभियान के अंतर्गत हम पहले टेस्ट परचेज करके, जिसमें हमारा ड्रग इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, किसी से टेस्ट परचेज कराएगा वो, और ये सुनिश्चित करेगा कि दाम सही है या नहीं है। यदि दाम नहीं सही है तो उस पर 3/7 के अंदर कार्रवाई की जाएगी, और अगर दाम सही है और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ये सुनिश्चित करेगा कि लेबल के हिसाब से प्रथम दृष्टया सैनिटाइज़र नकली है या नहीं है या गलत है या नहीं है, उसके नमूने भी भरेगा, जो कि हमारे राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला में उसके द्वारा उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद यदि कोई भी खामी उसके अंतर्गत आती है तो नियमानुसार उस पर विधिक कार्रवाई भी की। डॉक्टरों के मुताबिक मेथनॉल से बनाए जा रहे जहरीले सैनिटाइजर से न सिर्फ त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि दिमाग भी सुन्न होकर आपको मौत की सौगात दे सकता है। एथेनॉल मिश्रित अल्कोहल से देश में सैनिटाइजर का निर्माण हो रहा है। इसकी आड़ में ही मेथनॉल वाले जहरीले सैनिटाइजर की आपूर्ति शुरू हुई है, जिसकी पहचान भी सक्षम लैब में जांच कराए बिना नहीं हो सकती। मेथनॉल जो है इसको मिथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः जो अभी सैनिटाइज़र्स लॉकडाउन के दौरान और कोविड के इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है वो इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल कहते हैं, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल मुख्यतः किया जाता है। जो ये मिथेनॉल की आप बात करें, मिथाइल अल्कोहल, ये इसके अंदर जो वायरस को मारने की क्षमता है, एबिलिटी टू किल द वायरस, ये काफ़ी वीक है, बट ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और नुकसानदेह है ह्यूमन बींग्स के लिए। और जो मिथेनॉल है ये 3 प्रकार से बॉडी में एंटर करता है। अगर आप उसको सैनिटाइज़र की तरीके से लेंगे तो स्किन के ज़रिए, अगर कोई पी लेता है तो पेट के ज़रिए, और यदि स्प्लैश होता है तो आँख से और कान से और मुंह से ये चला जाता है। और इनहेलेटरी प्रोसेस से भी ये जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमने उसको इनहेल कर लिया, तो इन तीनों तरीक़ों से अगर वो जाता है तो शरीर के अंदर जाके फॉर्मेल्डिहाइड, जो एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, उसमें जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ही ये लिवर के पास जाता है तो लिवर इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, और जैसे ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर एक एबिलिटी होती है फॉर्मिक एसिड में कि ब्रेन के सेल्स को कमज़ोर कर देता है, ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और कई केसेस में ब्रेन डेथ भी हो जाती है। ऑप्टिक नर्व को डिस्ट्रॉय कर देता है, आदमी को दिखना बंद हो जाता है। और आपको अचंभा होगा है जान करके कि सिर्फ 10 से 30 ml अगर मिथेनॉल आदमी पी ले या 1 से 1.5 चम्मच मिथेनॉल का सेवन कर ले, तो इतना ही मिथेनॉल काफ़ी है ब्रेन डैमेज करने के लिए या आदमी की जान को लेने के लिए। और पूरे वर्ल्ड वाइड मिथेनॉल इंटॉक्सिकेशन और इसके कई बार आउटब्रेक्स हो चुके हैं जहां मिथेनॉल के सेवन से लोगों की जानें गई। मेथनॉल कितना जहरीला हो सकता है, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना की काट के रूप में उड़ी अफवाह के बाद ईरान में आम जनता ने अचानक मेथनॉल पीना शुरू कर दिया था, जिससे 700 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई थी। अब देश भर की पुलिस और सीबीआई मेथनॉल वाले जहरीले सैनिटाइजर की आपूर्ति पर लगाम कसने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। फिलहाल आप भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जानें ली हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों को सिर्फ पैसा बनाना ही नज़र आ रहा है। तभी अपराधियों ने भी मेथनॉल से जहरीला सैनिटाइज़र बनाने का तरीका ईजाद किया और आपूर्ति करना शुरू कर दिया। फिलहाल सैनिटाइज़र का खेल
पूरे देश में सोने की मुर्गी का अंडा देने जैसा हो गया है, क्योंकि गली गली ये खेल और ये धंधा बेखौफ और बेरोक टोक जारी है। सीबीआई ने सिर्फ जहरीले सैनिटाइजर पे ही राज्य सरकारों को नोटिस या आगाह नहीं किया है, बल्कि कोविड-19 से जुड़े चिकित्सीय उपकरणों और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें ये साफ तौर पर सरकारों के प्रशासनिक तंत्र को इत्तला किया गया है कि कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण काल के दौरान अस्पतालों में जाकर पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और तमाम कोविड-19 से जुड़े सामानों की आपूर्ति का ठेका पाने के प्रयास में हैं और ठेकों के लिए एडवांस पेमेंट तक ले रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद ये अपराधी किसी भी प्रकार की आपूर्ति अस्पतालों को नहीं करते हैं और अपराधी साफ तौर पर साइबर क्राइम को अंजाम भी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस तरह के तमाम अपराधों में बाढ़ आई है, जिस पर अब देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई की निगाह पड़ी है। फिलहाल राज्यों की पुलिस और प्रशासनिक तंत्र इस प्रकार के खेल को रोकने की रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन ये कब रुकेगा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वक्त है एक ब्रेक का। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके चाहने वाले सदमे में हैं तो लोग सकते में भी हैं कि आखिर एक कामयाब अभिनेता आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आत्महत्या के मामले तब सामने आते हैं जब लोग डिप्रेशन में होते हैं। क्या वजह है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव। रविवार को फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो तमाम जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी समय से पहले आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त की। उसमें से कुछ काफ़ी सफल एक्टर रहे तो कुछ असफल रहे। हमारे साथ हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, हम उनसे बात करेंगे, आशीष जी से। सर, क्या कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री में इस समय आत्महत्याओं का जो दौर है वो बढ़ रहा है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री कोई आसान इंडस्ट्री नहीं है, बहुत तनावपूर्ण इंडस्ट्री है, बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत सारा संघर्ष है। और ग्लैमर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि एक बार जब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तो फेलियर को बर्दाश्त कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। और एक समाज के रूप में हम लोग फेलियर्स के लिए प्रोग्राम नहीं है, जबकि फेल हर इंसान को होना है। लेकिन हमारी बचपन से जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ सफलता सफलता सफलता, और हम लोग सिर्फ सफलताओं की बात करते हैं। जबकि यही वो देश है जो रानी लक्ष्मीबाई को याद करता है, यही वो देश है जो राणा प्रताप को याद करता है, यही वो देश है जो पृथ्वीराज को भी अपना हीरो मानता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है और अब हम असफल लोगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। असफल लोग के साथ में एक अजीब तरीके का भेदभाव, एक अजीब तरीके का तिरस्कार या असफलताओं को लेकर हम लोग कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग फॉर सक्सेस है, ये जो सफलता के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों को या अपने समाज को, ये बहुत हेल्दी नहीं है, क्योंकि जरा सी असफलता, जरा सी तकलीफ हमको तोड़ देगी। तो जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को असफलता के लिए भी प्रोग्राम करें, उनके लिए भी तैयार करें कि जब आप असफल होगे तो जीवन में कैसे आप कोप अप करोगे, कैसे आप बाउंस बैक करोगे, कैसे लौट के फिर आओगे। आशुतोष जी, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उसको किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है इसको मतलब देखकर? देखिए, सुशांत सिंह की मौत को अगर एक प्रोफेशनल के रूप में पूछे तो मैं सिर्फ एक बीमारी के रूप में देखता हूँ। बहुत से लोग उसी बॉलीवुड में हैं, बहुत से लोग उसी सुशांत राजपूत के जैसे ही षड्यंत्रों का शिकार भी हुए होंगे, असफल भी हुए होंगे, मुश्किल दौर से भी गुजरे होंगे, लेकिन हर आदमी नहीं टूटा।
उसका एक कारण ये है इनके टूटने का कि ये बीमार थे और बहुत सारी रिपोर्टें आ रही कि 6 महीने से करीब इनका इलाज चल रहा था, यानी इलाज सही से नहीं हो पाने के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। और मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग गंभीरता से अभी भी नहीं ले रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम कहते हैं वो कमज़ोर व्यक्ति था, वो व्यक्ति हताश था, निराश था। ये लक्षण हो सकते हैं बीमारी के, लेकिन बीमारी का कारण नहीं है। बीमारी का कारण ये है कि उस बच्चे की या उस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग ही सक्सेस के लिए हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत का बचपन से जितना रिकॉर्ड मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, एक भी ऐसा आप उसको बता दिए जहाँ वो असफल रहा हो, स्कूल के टाइम पर, कॉलेज के टाइम पर, इंजीनियरिंग के टाइम पर, तो हर जगह बेस्ट, हर जगह बेस्ट, हर जगह बेस्ट। और जब एक दौर ऐसा आया कि जब वो बेस्ट नहीं रह पाया, तो जो दबाव और जो तनाव उसके ऊपर पड़े, उसके साथ वो व्यक्ति कोप अप नहीं कर पाया और डिप्रेशन में चला गया। हालांकि अगर उसका इलाज अच्छे से होता, या इलाज में जैसे लोग ये भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से उसने दवाएं खानी भी बंद कर दी थी, तो इलाज के साथ साथ सोशल सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट और जिस समाज के साथ हम रह रहे हैं, बॉलीवुड के लोगों का सपोर्ट अगर उसके साथ होता तो उस जीव को, उस जान को बचाया जा सकता था। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि सफलता जो है वो स्थायी नहीं होती, कभी भी कोई भी किसी की भी नहीं होती, चाहे वो तमाम बड़े स्टार हों, चाहे वो तमाम बड़े पॉलिटिशियन हों, चाहे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन हों, आज वो सत्ता से बाहर हैं। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में और लोगों की नज़र में वो सितारे होते हैं, उन्हें लोग सितारा कहते हैं। ऐसे सितारों का क्या धुंधला होना ज़्यादा मौत की वजह होती है कि वो मौत के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, या वो तुरंत अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि हम इसी तरह लोगों के जहन में बने रहें? क्योंकि एक उदाहरण मैं अगर बात करूं, सितारों में भी आप देखिए कि जो स्टार पुत्र हैं वो असफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं। हाँ, उनके ऊपर कोई ऐसा इतना असर नहीं आता। लेकिन ये जो मध्यम वर्गीय परिवारों से, छोटे शहरों से संघर्ष करके व्यक्ति ऊपर तक पहुंचता है, उसकी इनसिक्योरिटी बड़ी होती है, असुरक्षा की भावना बहुत है। और दुर्भाग्यवश देश भर में ये जो भाई भतीजावाद की व्यवस्था है वो बॉलीवुड में भी है। और बॉलीवुड में बहुत आप लोग मीडिया के माध्यम से हम सुनते रहते हैं कि कैसे एक ख़ास ग्रुप है जो पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता है और किसी भी नए व्यक्ति को, किसी भी नए तरीके के काम को वहाँ पर नहीं करने दिया जाता, उसकी फिल्में नहीं चलने दी जाती, रिलीज़ नहीं होने दिया जाता, फिल्में मिलती नहीं है, बहुत तरीके के दांव पेच पॉलिटिक्स वहाँ भी है। तो ये जो नए लोग हैं ये उस दांव पेच पॉलिटिक्स के लिए न तो ओरिएंटेड है, न ट्रेंड हैं और ना उस दांव पेच के कारण होने वाले नुकसानों के लिए प्रोग्राम्ड है। और जबकि असुरक्षा इतनी बड़ी है कि जैसे स्टार पुत्र है, अगर उसकी फिल्म नहीं चली तो भी क्या हुआ, वो अपनी उसी जीवन शैली में है। लेकिन एक जो लखनऊ से, कानपुर से, भोपाल से, पटना से लड़का गया है संघर्ष करके, अगर वो असफल होता है तो वो वापस अपनी ज़िंदगी को वहीं जाते हुए देखता है जहाँ से वो संघर्ष करके आया। तो वो डर बहुत बड़ा है और इस डर में आप देखिए जितने नवोदित कलाकार अच्छे, वो चाहे जिया खान रही हों, चाहे ये हों, और तो प्रत्युषा बनर्जी का केस हो, इन सब के साथ आप देखिए कि कितना संघर्ष करके ये लोग बुलंदियों तक पहुँचे थे। लेकिन उस संघर्ष के बाद सस्टेन कर पाना मुश्किल हो गया। वो डर इतना बड़ा था कि लड़ नहीं पाए। तो हमें इन बच्चों को, जिनको संघर्ष करना सिखा रहे हैं, संघर्ष करके सफल होना सिखा रहे हैं, इनको हारना भी सिखाना पड़ेगा और हार के वापस आना भी सिखाना पड़ेगा। जैसे छोटे शहरों से जो लोग ऊपर जाते हैं और सबका सपना होता है, हर व्यक्ति चाहे वो छोटे से बड़ा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी और जगह से, तो आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है, बड़े से छोटा कोई सीधे नहीं बनता। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, या उसके पहले और ऐसे तमाम उदाहरण हमें देखने को मिले कि आत्महत्या की तरफ लोग गए, उन्होंने अपना करियर ख़त्म कर लिया। और हालांकि अभी सुशांत सिंह राजपूत के पास इतना बड़ा कोई असफलता नहीं थी कि वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे, उनकी अभी छिछोरे फिल्म काफ़ी चली थी। तो ये किस तरह इस तरह के जो डर हैं इन्हें कैसे कंट्रोल करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि छोटे शहरों के तमाम लोग फिल्म इंडस्ट्री और माया नगरी में जाते हैं, तो वो इस डर को कैसे समाप्त करें, इसके लिए भी क्या एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? बिल्कुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। और जो मीडिया के माध्यम से हम लोग एक दबाव क्रिएट करते हैं सफल होने का,
वहाँ पर कुछ असफल स्टोरीज़ को भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये बाउंस बैक कर रहा है। हम सफलता तो दिखाते हैं, उगते सूरज को तो सलाम करते हैं, लेकिन डूबते सूरज की स्टोरी हम समाज के रूप में, मीडिया के रूप में आगे नहीं ला पाते। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में कौन से तनाव थे, कौन से दबाव थे, वो सत्य तो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है, या जो उनके आसपास करीबी लोग रहे होंगे। हम लोग तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो अंदाजे लगा के हम लोग चीज़ें बता रहे हैं, इनसे एक बात तो तय है कि इस व्यक्ति के ऊपर तनाव बहुत था, क्योंकि बिना तनाव के, बिना दबाव के हम ये काम नहीं करते। तो जो लोग हमको, हमारे आसपास के लोग, जो वो 4 लोग हैं, जो 4 लोग कहेंगे, तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे वाली जो बात है, इनका आज तक पता नहीं चला ये 4 लोग हैं कौन। तो ये जो 4 लोग इससे कह रहे थे सुशांत से कि तुम वर्थलेस हो, तुम वर्थलेस हो, तुम वर्थलेस हो, इस बच्चे की सिर्फ गलती ये थी कि इसने उन 4 लोगों को सुन लिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष जी, जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि सफलता और असफलता दोनों आते जाते रहते हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री के नवोदित कलाकार हैं, जो छोटे छोटे शहरों से मुंबई मायानगरी में अपने आप को एक नई पहचान दे रहे हैं, उनको एक कोर्स ऐसा भी करना चाहिए कि अगर उन्हें कभी जीवन में असफलता मिले तो वो किस तरह से उस असफलता का सामना करें। आप असफलता, सफलता दोनों जीवन के पहलू हैं, उनका सामना करें, निराश ना हो, और अपने जीवन को तो ख़त्म बिल्कुल ना करें सुशांत सिंह राजपूत की तरह। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रयागराज एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाए जाने पर यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की जांच कर रहे प्रयागराज के एसएसपी को हटाया जाना इस बात का प्रमाण है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस सरकार में शामिल कई बड़े चेहरे इस घोटाले के खिलाड़ी हैं। योगी आदित्यनाथ को डर था कि कहीं उन नेताओं के नाम न सामने आ जाएं, इसलिए अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। प्रयागराज में एक ऐसे एसएसपी को कमान मिली है जो बरेली में लोगों से ताली और थाली बजवा रहे थे, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ये सरकारी भ्रष्टाचारी गिरोह से संचालित हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह से आज मामले सामने आ रहे हैं, प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी का जिस तरह से तबादला योगी सरकार के द्वारा किया जाता है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनके सरकार में बैठे मंत्री अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। और जिस तरह से उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उस तरह से देखा जा रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी इस आवाज को दबने नहीं देंगे। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आज कहां छुपी बैठी हुई है। इनके सारे मंत्री, इनके डिप्टी सीएम इस घोटाले में लिप्त हैं। इनकी न्यायिक जांच की मांग करती है कांग्रेस पार्टी, और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर एक अलग न्यायिक कमेटी का गठन हो, और जिससे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जजेज हो, उस बेंच की इसकी जांच करे। इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोलती है। जिस तरह से एक अच्छे ऑफिसर का ट्रांसफर करना और एक जो ताली और थाली बजाने वाले ऑफिसर्स को उनके जगह पे बरेली से आकर के तैनाती कर देना, इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो घोटाला है, इसको दबाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार। और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही इस घोटाले को दबने नहीं देगी, उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होने नहीं देगी, उस युवाओं को आवाज बुलंद करेगी। सीएम हेल्पलाइन 1076 में काम करने वाले कई लोग कोरोना संक्रमित निकले। इस हेल्पलाइन को चलाने वाली श्योरविन बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा गया है। इस कंपनी को सीएमओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इस हेल्पलाइन में काम करने वाले 79 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस कंपनी ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय में कोरोना को लेकर की गई लापरवाही का खुलासा करने वाले पीड़ित कमल नयन शर्मा ने इस मामले में जिम्मेदारों को संज्ञान लेने पर प्रसन्नता जाहिर की है। कमल ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि लखनऊ जनपद के जिलाधिकारी, सीएमओ और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद। कंपनी के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि कमियां उजागर करने पर
कमल नयन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। उनसे ज़बरदस्ती कंपनी ने रिज़ाइन लिया था। गौरतलब है कि कमल इससे पहले 1076 में काम करते थे। पहली महिला कोरोना पॉजिटिव आने के बाद श्योरविंड कंपनी के जिम्मेदारों को भी सचेत किया गया था। कमल नयन और उनके कई साथियों ने कंपनी के जिम्मेदार लोगों को ये जानकारी दी थी, लेकिन तब कंपनी ने 5 लोगों से ज़बरदस्ती रिज़ाइन ले लिया था और किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। जैसा कि आज न्यूज़ आ रही है कि सीएमओ सर ने नोटिस जारी किया है कंपनी के खिलाफ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लखनऊ डीएम और सीएमओ सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करी और उनको नोटिस जारी किया। आशा है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और हृदय से दुख है कि सीएम हेल्पलाइन में इतना कुछ होने के बावजूद भी मैनेजमेंट अपना दूसरा कॉल सेंटर मोहनलालगंज में चालू कर रहा है, जो कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का 1076 का है। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतने कोरोना पॉजिटिव केसेस होने के बावजूद भी वह सेंटर चालू क्यों हो रहा है? विजेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने विजेंद्र की हत्या मुखबिरी के शक में की। चूंकि पिछले महीने बड़ौत में चावल व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक आरोपी के भाई को शक था कि विजेंद्र ने ही आरोपियों के नाम पुलिस को बताए हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। देखिए, बड़ौत थाने के अंतर्गत एक गांव ठिकाना है, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, विजेंद्र करके थे, उनकी गोली मार करके हत्या हुई थी, जिसमें 3 लोगों का नाम आया था। एक व्यक्ति को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 जो उसमें अपराधी थे, सागर और अक्षय, वो तब से फरार चल रहे थे। लगातार हम लोग दबिश कर रहे थे, पुलिस टीमें बनी हुई थी, लेकिन ये अकाउंट फार नहीं हो पाए थे, तो इनके ऊपर हमने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम दिया था। ये कल मलकपुर तिराहे से मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इनको जेल भेजा जा रहा है और जो भी आवश्यक कार्रवाई इनकी बनती है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की चरवा थाना पुलिस की 15-15 हज़ार रुपए के अंतर जनपदीय इनामी कुख्यात 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि भाग रहे दूसरे गौ तस्कर को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल और पकड़े गए गौ तस्कर के ऊपर कौशाम्बी और प्रयागराज जनपद के विभिन्न थानों में 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। घायल गौ तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रयागराज के SRN अस्पताल रेफर किया गया। चरवा कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि इनामी अंतर जनपदीय गौ तस्कर माबूद अहमद और मैकन निवासी पीपल गांव थाना धूमनगंज प्रयागराज इलाके के सुमेरपुर गांव में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर CO चायल और चरवा कोतवाली पुलिस ने इनामी गौ तस्करों की घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी परिवार संपर्क अभियान के जरिए केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर योगी सरकार की उपलब्धियां, पत्र और मोदी योगी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने बदायूं में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उनका 2014 से लेकर और 2019 तक एक कार्यकाल 5 साल का पूरा हुआ था, और अब 2019 से लेकर और 2000 जो अब चल रही है तक 1 साल कार्यकाल, सफल कार्यकाल पूरा हुआ है। तो माननीय मोदी जी ने जनता के लिए जो उन्होंने कार्य किए, जो उन्होंने योजनाएं गरीब तक पहुंचाने के लिए जो वो योजनाएं चलाई थी, उसका उपलब्धि पत्र उन्होंने जनता को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया है। तो हम सभी लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पत्र जनता के लिए भेजा गया है, उसको हम सभी लोग धरातल पर जाकर वार्ड और बूथ स्तर तक उसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लखीमपुर जिला इंडो नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहाँ गौरीफंटा, तिकुनिया और संपूर्णा नगर, ये सभी इलाके लखीमपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। ये सभी नेपाल की सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं, जहां कुछ जगहों पर नेपाल की तरफ से नो मैंस लैंड के कई पिलर गायब किए जा चुके हैं, जिसकी खबर लगते ही SSB के अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी को सूचना दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने इस मामले की जानकारी शासन को भेज दी है। देखिए, लखीमपुर जिले से अगर हम चर्चा करें तो 120 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल से लगती है, जिसमें कैलाली और कंचनपुर 2 जिले आते हैं। इन जिलों पे सर्वे का काम चल रहा था। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते सर्वे का काम रोका गया है। कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इंडियन साइड में
नेपाल के लोगों ने कुछ छिटपुट कब्जे कर रखे हैं और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां इंडिया के लोग बढ़कर नेपाल साइड में कब्जा कर रखे हैं। जो बाउंड्री के उसके मेजरमेंट के रूल्स होते हैं कि दोनों जगहों की टीमें आती हैं और दोनों की उपस्थिति में जॉइंट पैमाइश होती है। तो इस संदर्भ में जो एक हम लोगों के पास सूचना आई थी उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है इस कार्य को जो मेजरमेंट का काम है फिर से शुरू कराया जाए और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो काम हमारा छूटा हुआ है कुछ हिस्से में वो शुरू हो जाएगा। उसके हिसाब से जहाँ पिलर्स हमारे मिसिंग हैं वहाँ नए पिलर्स लगा करके इस समस्या का हम लोग निदान कर लेंगे। सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव में तेज गरज और चमक के साथ हुई बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से 6 महिलाएं झुलस गईं, जिन्हें आनन फानन में सीएससी घोरावल में भर्ती कराया गया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि घर में खाना बनाते समय अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे एक ही परिवार की 2 महिलाएं झुलस गईं, जबकि 4 अन्य महिलाएं कड़िया और तेंदुआ गांव की हैं। इन क्षेत्रों में बड़े बड़े टावर होने के बावजूद विद्युत तड़ित नहीं लगाए जाने से अक्सर आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे लोग या तो गंभीर रूप से घायल होते हैं या दुर्घटनाग्रस्त होकर कई बार उनकी जान भी चली जाती है। मैं डॉक्टर मुंडमकर सीएससी घोरावल से बोल रहा हूँ, जो कि मेरे अस्पताल में 6 लोग आए हुए इलेक्ट्रिक द्वारा मारा हुआ है, जो कि एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है, जो कि मोहिनी के 4, बढ़िया के 1, तेंदुआ के 1, उनका इलाज हो रहा है यहाँ पर। शाहजहांपुर के कटरी में योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बरसों से पुल के लिए तरसती जनता को पुल की सौगात दी है। पुल का शिलान्यास करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि तहसील कलान के लक्ष्मणपुर गांव में बनने वाले इस पुल का निर्माण जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इस पुल के निर्माण से हजारों ग्रामीणों को आवागमन में लाभ मिलेगा। इससे पहले लक्ष्मणपुर से कलान जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोगों से कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जहां तक इस पुल का सवाल है, बरसों से इस पुल की मांग चली आ रही थी, बसपा की सरकार में भी, सपा की सरकार में भी, लेकिन न बसपा की सरकार ने किया न समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस पुल को मंजूर किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।